हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तीता। और इस चैप्टर का ये 9th लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है आयनिक त्रिज्या। तो हमारा आज का फोकस रहेगा आयनिक त्रिज्या पर कि आयनिक त्रिज्या क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे आयनिक त्रिज्याओं के प्रकार। तो इसके दो प्रकार होते हैं, धनायनों की त्रिज्या, एक होता है ऋणायनों की त्रिज्या। तो ये दोनों क्या होते हैं, इस पर भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर रटना नहीं है, समझ कर याद करना है, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, आयनिक त्रिज्या को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आयन क्या होता है। आयन हम समझ गए, आयनिक त्रिज्या भी समझ जाएंगे। तो आयन का मतलब सिंपल वे में क्या होता है समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं आयन का मतलब क्या है कि यहाँ पे Na+ लिख दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर जो प्लस लिख दिया गया है, ये क्या है, सोडियम का आयन है। सोडियम का क्या है, धन आयन है, ठीक है। जैसे कि Cl- लिख दिया गया, तो ये माइनस ऊपर लग गया ना, इसका मतलब ये क्या है, क्लोरीन का ऋणायन है। तो इस तरीके से बात आती है। बट ये कैसे बना, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, परिभाषा हम करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। देखिए, आयन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा। जैसे बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लेते हैं सोडियम है Na, तो सोडियम का हम परमाणु क्रमांक 11 होता है। हम जानते हैं ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। तो इसका 11 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगा, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगा, 11 होगा। बात सही है ना। तो देखिए, ये है सोडियम। तो ये जो सोडियम है, मान लेते हैं ये अपने अंदर ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा, तो जब देगा तो देखिए, जैसे ही देता है कोई भी परमाणु अपने अंदर से किसी दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन देगा या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देता है, तो उस पर क्या आ जाता है, आवेश एक उत्पन्न होगा, वो है धनात्मक आवेश, मतलब प्लस आवेश इस पर आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया। तो ये जो बना है, ये क्या है, सोडियम का धनायन है। तो अब आप समझिएगा, पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, और इसने क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गया भैया, 10 ही ना होगा जी। अब प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या तो 11 ही होगा। होगा कि नहीं होगा भैया, प्रोटॉनों की संख्या थोड़ी ना दिया है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। तो ये क्या है, सोडियम का धनायन है। ये क्या है, सोडियम का धनायन। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद हम परिभाषा आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि परिभाषा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमें समझना। क्योंकि जब तक आयन आप डिटेल में नहीं समझेंगे, तब तक जो आयनिक त्रिज्या है या धनायनों की त्रिज्या है, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, उसके बाद मान लेते हैं ये क्लोरीन है, Cl क्लोरीन है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 17 होता है, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होती है, 17 ही होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, तो प्रोटॉनों की भी संख्या 17। अब मान लेते हैं ये क्लोरीन क्या करता है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है परमाणु, उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो अब ये क्या बन गया, क्लोरीन का ऋणायन बन गया। और इस पर देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गया है, और प्रोटॉनों की संख्या तो 17 ही रहेगा। तो यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ पे आपने एक समझा ये बात कि देखिए, कोई भी परमाणु अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, उस पर अगर आयन ना हो, तो वो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन कैसे, देखिए
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है। तो माइनस वाला प्लस वाले को उदासीन कर देगा, 11 में से 11 गया 0, तो इसलिए उदासीन होता है। परंतु जैसे ही इस पर आयन आ गया, तो अब जैसे ही आप सोडियम पे एक प्लस आयन आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गया, प्रोटॉनों की संख्या 11। तो क्या ये अब उदासीन है? तो अब ये उदासीन नहीं है। वैसे यहाँ पे क्लोरीन था, 17 था, तो क्लोरीन एक उदासीन परमाणु था। बट जैसे ही इस पर ऋण आयन आ गया, तो देखिए ऋण आयन कैसे आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गया, प्रोटॉनों की संख्या 17। अब ये उदासीन है? नहीं है, इस पर एक ऋण आयन आ गया है। तो हमने क्या अभी तक जाना? हमने यही बात जाना कि जब कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालता है, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब लेता है, तो उस परमाणु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसे ही हम आयन कहते हैं। बात आप समझ गए होंगे। एक बार और सुनिए परिभाषा और याद करने का प्रयास कीजिए। हम केवल यही बात कह रहे हैं कि जब कोई भी परमाणु या तो जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो परमाणु पर एक आयन उत्पन्न हो जाता है, परमाणु पर एक आयन उत्पन्न या एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम आयन कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा में लिख दे रहा हूं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालता है या ग्रहण करता है, तो उस पर क्या आ जाता है? उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे आयन कहते हैं। ठीक है जी, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा हमने ऊपर लिख दिया है। आयन आप समझ गए ना। अब हम समझ लेते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया है कि जब किसी आयन के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। बात आप समझे। जैसे कि मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है जी, ये सोडियम है। तो सोडियम का अगर ये मान लेते हैं सोडियम का ये नाभिक है, ये क्या है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, थोड़ा सा आप समझिएगा। ये मान लेते हैं सोडियम का ये क्या है, नाभिक है, और सोडियम का ये पहला कक्षक है। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, हाफ ही बना दे रहा हूँ। आप चाहें तो पूरी तरीके से गोल भी कर सकते हैं, गोलाकार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लेते हैं नाभिक है, नाभिक की पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी कक्षा है। तो देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम जानते हैं 11 होता है, प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी, 11 होता है। तो भर देते हैं जी। पहली कक्षा में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 हमने भर दिया। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भर गए। तो देखिए 2 और फिर से 8, 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते हैं भर गया। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए ना। तो अब आप समझिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं जब किसी आयन के नाभिक के केंद्र से, अब देखिए इस पर कोई आवेश है, कोई आयन है, नहीं है। तो आयन कब होगा, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, देगा। ठीक है, क्यों देगा ये भी आप समझ जाइए बात को। देखिए कोई भी परमाणु कब अस्थायी होता है, कब अस्थायी होता है, स्टेबल कब होता है, जब उसके या तो उसकी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो,
या तो वो अर्ध भरे हो, मतलब आधा भरा होना चाहिए, या पूरी तरीके से भरा होना चाहिए। इसको भरने के लिए कितने, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक है इसके पास। तो ये बताइए, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, उससे अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे देगा, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तीसरी कक्षा में, तो इसका मतलब अस्थायित्व तो इसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो सोडियम का क्या आ जाएगा, सोडियम जो Na है उस पर 1 प्लस आ जाएगा, और तब जाकर इसकी, ये मान लेते हैं नाभिक है, और नाभिक की ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए बात यहाँ पे ये है, पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 ही ना होगा जी, अब प्रोटॉनों की संख्या 11 हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक आयन आ गया है, ये बात आप याद रखेंगे, आयन आ गया ना, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पे भरे हैं, 8 यहाँ पे, मतलब अस्थायित्व है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल में कहा गया कि जब किसी आयन की बात हो रही है, तो यही तो आयन है ना, सोडियम का आयन। तो जब किसी आयन के नाभिक के केंद्र से, जब किसी आयन के नाभिक के केंद्र से, ये इसका केंद्र है नाभिक का, नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा तो यही अभी फिलहाल है ना, तो अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, सबसे अंतिम जो इलेक्ट्रॉन इसमें से जो होगा, ठीक है, उनके बीच की दूरी, अंतिम कक्षा मतलब अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, मतलब यही दूरी की बात हो रही है, इनकी बीच की दूरी, मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है, इनकी बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे कि किसी आयन के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया कि किसी, कोई भी आयन है तो किसी आयन के नाभिक के केंद्र से, किसी आयन के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, ले लिए होंगे जी। चलिए हम आगे समझ लेते हैं। देखिए अब आता है हमारा आयनिक त्रिज्या, तो हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं धनायनों की त्रिज्या और ऋणायनों की त्रिज्या। आप जानते हैं आयनिक त्रिज्या के कितने प्रकार होते हैं भैया, तो 2 प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले धनायनों की त्रिज्या समझते हैं। देखिए एक एक बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे परिभाषा लिख दिया गया है पहले ही कि जब कोई उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तो उसकी संख्या, मतलब उसकी कक्षाओं की संख्या घट जाती है, या घटेगी नहीं तो या फिर उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ जाता है, अतः त्रिज्या घट जाती है। अतः स्पष्ट है कि धनायनों की जो त्रिज्या होती है, धनायनों की जो त्रिज्या है ये उदासीन परमाणुओं की त्रिज्या से छोटी होती है। यही है इसका परिभाषा, आप इतना लिखना पड़ेगा। अब क्या, कैसे आप याद करेंगे, समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात कि मान लेते हैं ये सोडियम है। देखिए ये सपोज दैट ये सोडियम है, थोड़ा सा मैं ऊपर बनाऊं क्या, चलिए जी, ये मान लेते हैं सोडियम है। तो अभी ये सोडियम है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब ये एक उदासीन परमाणु है, ठीक है ना। तो कह रहा है जब कोई उदासीन परमाणु को धनायन में बदलते हैं, धनायन में हम कब बदलेंगे, हम जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। अब इसको धनायन में कैसे हम बदलेंगे कि जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा तब जाकर ना ये Na+ हो जाएगा, होगा ना, तब ना Na+ हो जाएगा। तो ये उदासीन से परमाणु से धनायन में बदल गया, तब जाके कैसे बदला। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे कहा गया जब कोई उदासीन परमाणु धनायन में बदलते हैं तो उसमें कक्षाओं की संख्या घट जाती है। कक्षाओं की संख्या घटेगी, कैसे घटेगी वो हम आपको बता दें।
चलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे बता दे रहा हूँ, अभी मैं इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैं फिगर बना दे रहा हूँ। देखिए सोडियम है तो मान लेते हैं ये सोडियम की कक्षा है, नाभिक है, अनाभिक ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेकेंड, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और ये मान लेते हैं और यहाँ पे 7 के बाद यहाँ पे 8, दूसरी में 8 भर गया, तीसरी में 1 भरेगा। ठीक है, कैसे भरेगा? क्योंकि हम जानते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, तो ये किस तरीके से भरे हैं, पहले भरा है 2, फिर से 8 और फिर से 1, तो इस तरीके से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो देखिए यहाँ पे ये एक उदासीन परमाणु है जो इस प्रकार भरा है। अब उदासीन परमाणु को धनायन में बदलेंगे, तो धनायन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे Na+ आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो डबल प्लस आता, ठीक है ना, 2+ हम लिख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1+ यहाँ पे आ गया। कैसे आया? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 11 था, 1 दे दिया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉनों की संख्या 11 ही है। ठीक है ना। अब बात समझिएगा, कह रहे हैं कि जब कोई उदासीन परमाणु को धनायन में बदलते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु को हमने यहाँ पे धनायन में बदला, तो उदासीन परमाणु को धनायन में बदलते हैं तो उनकी कक्षाओं की संख्या घट जाती है। कक्षाओं की संख्या इसलिए घटी कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, देखिए अंतिम कक्षा यही न है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो ये कक्षा हट जाएगी अपने आप। तो यहाँ पे देखिए सोडियम ये है, ये इसकी पहली कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा है। ठीक है ना। पहली कक्षा में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें 8 इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये अब क्या हो गया, तो देख रहे हैं पहले में जब उदासीन परमाणु था तो इसमें 3 कक्षाएं थी, अब ये इसमें 2 ही कक्षाएं हैं। ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जब कोई उदासीन परमाणु को धनायन में बदलते हैं तो कक्षाओं की संख्या घट जाती है, या घटेगी नहीं तो फिर उनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, या उनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। जैसे सोडियम के जगह पर मैग्नीशियम लिया होता हमने, तो 12 इसका इलेक्ट्रॉन होता तो 1 और इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, और जब भरते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अंतिम कक्षा में 1 ही नया इलेक्ट्रॉन बचता। इसमें तो 2 था पर इसमें 1 ही बचता। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए या फिर लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, और जैसे ही घटेगी तो यहाँ पे एक नाम आया प्रभावी नाभिकीय आवेश। यहाँ पे एक नाम आया प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 11 था, प्रोटॉनों की भी संख्या 11। अब आगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो घट गया परंतु प्रोटॉनों की संख्या 11 ही है। इस पर हम जानते हैं माइनस है, इस पर प्लस है, तो ये नाभिक क्या करेगा, अधिकतर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और वही खींचने वाला जो बल होता है उसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसका 11 है, तो 11 वाला अधिक है ना, तो नाभिक खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो वही कहा जा रहा है जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। अतः त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। त्रिज्या क्यों घटेगी भैया, कि हम जानते हैं कि जब ये नाभिक इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये कक्षाएं भी तो इसकी सिकुड़ेंगी ना, सिकुड़ेंगी तो इनकी त्रिज्या जाहिर सी बात है घटेगी, और जैसे ही घटेगी तो अतः ये स्पष्ट होता है कि जो धनायनों की तो त्रिज्या होती है, धनायन की जो त्रिज्या यहाँ पे होती है वो उदासीन परमाणुओं की त्रिज्या, उदासीन परमाणुओं की त्रिज्या से छोटी होती है। क्यों छोटी? देखिए इसकी क्या होगा, अगर हम उदासीन परमाणु की त्रिज्या देखें तो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी, जो दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। और धनायन की त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसमें 3 कक्षाएं आ रही हैं, इसमें 2 ही कक्षाएं आ रही हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि धनायनों की जो त्रिज्या होती है वो उदासीन परमाणुओं की त्रिज्या से क्या होती है, छोटी होती है, कम होती है। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है, देखिए एक बात मैं बता दूं कि ये सभी टॉपिक हर कोई नहीं बताता है, ठीक है ना, बट मैं ये चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए।
इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि जब आप बेसिक से पढ़े होते तो और भी आपको अच्छे से समझ में आता, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। और चैनल पे नए होंगे तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि आप जुड़े रहेंगे तो आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ऋणायनों की त्रिज्या जस्ट इसके अपोजिट होगा। देखिए यहाँ पे कहा गया जब कोई उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदलाता है, ठीक है, मतलब उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदलता है तो कैसे बदलेगा। मान लेते हैं ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक उदासीन परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 17, प्रोटॉनों की भी संख्या है 17। अब अगर हम इसका फिगर बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये इसका क्लोरीन का नाभिक हो गया, नाभिक है ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, ऐसे ही ना होगा जी। तो देखिए पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। और तीसरी में जब 2 8 10 हो गया तो और 7 ही ना बचा, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो ये इस प्रकार इसकी संरचना कुछ बनेगी। तो देखिए यहाँ पे ये उदासीन परमाणु को हमने बनाया, तो जब उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदलेंगे, ऋणायन में कैसे बदलेगा, ये जब अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, तब होगा। तो ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को ये किसी से ले रहा है, तो जब लेगा तो पहले 17 था, अब 18 हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, 18, और प्रोटॉनों की संख्या 17 ही रहेगा। तो जैसे तब इसका क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है Cl, इस पर एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया। तो इसका अगर हम बनाए फिगर तो ये कुछ नाभिक है इसका, और ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी, फिगर इस प्रकार, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया जी दूसरे में। तो 2 8 10 और 10 और उसके बाद और कितने बचे हैं, 8 और बचा है, तो 8 इसमें भर देंगे, 4 5 6 7 8, ये हमने भर दिया जी। तो हमने समझा कि जब कोई उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदलते हैं तो क्या होते हैं, उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो उनकी बाहरी कक्षा, देखिए इसकी जब हम उदासीन परमाणु को आयन में बदल रहे हैं तो इसकी बाहरी कक्षा यही ना है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाएगा। क्यों घटेगा, कि देखिए अब क्या होगा, इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या 17 हो गया, मतलब नाभिक की क्षमता अब 17 हो गया, और इलेक्ट्रॉनों की ये जो क्षमता है वो 18 हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाएगा। क्योंकि नाभिक 17 मान लेते हैं 17 जूल से, मतलब 17 ऊर्जा से खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉन के पास 18 ऊर्जा है, तो खींच पाएगा जी नाभिक, नहीं खींच पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी थी, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ा था। वही बात कहा जा रहा है कि जब कोई उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदलते हैं तो क्या होता है, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है। जैसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा तो ये जो क्या है कक्षाएं हैं ये सिकुड़ेंगी नहीं, इसके लिए त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही त्रिज्या बढ़ेगी अतः इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो ऋणायनों की जो त्रिज्या होती है, यहाँ पे ऋणायन होना चाहिए था, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो ऋणायनों
ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो उदासीन परमाणुओं की त्रिज्या से बड़ी होती है। मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो बड़ी होगी उदासीन परमाणु की त्रिज्या से। समझ गए ना? तो ये बात हो गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। आप एक डाउट आ रहा होगा कि सर इसकी भी 3 कक्षाएं हैं, इसकी भी 3 ही कक्षाएं हैं, तो कैसे इसकी बड़ी हो जाएगी? देखिए कक्षाओं के अंदर भी तो उपकोष होते हैं ना, और उपकोष SPDF होता है, तो पहले S भरेगा, फिर से P, फिर से D, फिर से F ना। तो मान लेते हैं इसमें 7 ही है, तो मान लेते हैं कि कक्षाओं के अंदर उपकोष है, तो मान लेते हैं यहीं तक ये भरा है, इसमें D तक ही भरा होगा, और इसमें क्या हो गया कि इसमें यहाँ तक भरा होगा, तो D के बाद ना F आता है। तो इसीलिए इसके अंदर कक्षाओं के अंदर उपकोष भी होते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए अच्छे से वीडियो बन गया। टाइम थोड़ा सा लगा, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था तो मैंने इसको कराने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। थोड़ा सा टॉपिक हार्ड था क्योंकि जब तक ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बेसिक अगर ना पता हो तो थोड़ी सी समझने में परेशानी आती है, बट कोई नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है ना, तभी जाकर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यदि आप चाहें तो क्लास 11th की पढ़ाई वहाँ से कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे मान लेते हैं आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप केवल यूट्यूब पे लिखिए परमाणु त्रिज्या ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।